थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले अपनी बात चालू करने से पहले परमपिता प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को मैं जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत कृतार्थ हूँ मैं इस बात के लिए, अपने माता पिता का और भगवान का, कि आज एक साधारण से व्यक्ति को, साधारण से आदमी को और बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को रईस बना दिया। और ये जो 15-16 साल का सफर रहा है, 16 सालों का सफर रहा है, इस सफर में काफी सारी चीजें समझी हैं, काफी सारी चीजें जानी हैं और काफी सारे खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं, काफी सारी चीजों को जाना, समझा, परखा है। तो उन सारी चीजों को आज मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक हमारी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है सेफ शॉप। क्योंकि अगर ये जो नाम है सेफ शॉप, अगर ये ना होता तो हम कुछ ना होते। और अगर हम किसी और कंपनी के साथ या किसी और इंडस्ट्री में या कहीं और काम कर रहे होते, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था और सीए बनना चाहता था, तो बहुत सारे सीए हैं, इतने सारे सीए हैं हिंदुस्तान में, लेकिन कोई भी सीए ऐसा नहीं है जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो। लेकिन सेफ शॉप बिजनेस ने क्या किया, एक इंडस्ट्री ने हमको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, जितनी चीजें बोलो वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा दी। इन पांचों के पांचों डायरेक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। इतनी ग्रेट कंपनी बनाई है कि हम जैसे गरीबों को और हम जैसे साधारण लोगों को एक बढ़िया सेलिब्रिटी जैसी लाइफ जीने का मौका दे रही है। और ये डायरेक्टर्स आजकल, आज बोला जाता है कि संगत से बदलती है आदमी की जिंदगी और लाइफ स्टाइल और सारी चीजें। बोला जाता है आप किन 5 लोगों के साथ रहते हो, उन 5 लोगों के या उन लोगों का नाम बता दो और हम आपका फ्यूचर बता देंगे। तो आजकल हम लोग क्या है ना, अरबपतियों के बीच में रहते हैं और डेफिनेटली आगे अरबपति जरूर बनने वाले हैं। हम सारे के सारे अपने सीनियर्स के साथ रहते हैं और वो जो कि हमारे से आगे हैं, सोच में आगे हैं, सारी चीजों में आगे हैं और उनसे आगे हम लोग भी उनके साथ वैसे ही बनना चाहते हैं। मैं जरूर स्पेशल थैंक्स और धन्यवाद देना चाहता हूँ राजीव चतुर्वेदी साहब का, संजय जैन साहब का। इन दोनों ने बीच बीच में हमको आके और सारी चीजों को हमको समझाया, सिखाया, पढ़ाया और मुंह में हमारे जवान डाली और इतना सब कुछ हमको पहुंचाने में मदद की। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा स्कूल बना रखा है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अमीर बनने का रोज पाठ पढ़ा रहा है, उसकी उंगली पकड़ के सिखा रहा है और ये निरंतर होता जा रहा है।
एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिस सिस्टम के माध्यम से लोग अमीर बन रहे हैं, और ये हमेशा बनते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों में भी बनते रहेंगे। और मैं स्पेशल थैंक देना चाहता हूँ मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी को और सुनेरी लाल जी को, जिनके साथ आजकल मैं सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, रह रहा हूँ। जब इनके बीच में रहता हूँ तो सबसे सुरक्षित महसूस करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये दोनों तरफ से प्रोटेक्शन मेरे पास है तो फिर कुछ भी मतलब क्या है ना, कोई भी तकलीफ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे के सारे मेरे सीनियर्स का और सारे गुरुओं का, अप्लायंस का। दोस्तों, हम लोग एक बहुत बड़ी ग्रेट टीम का हिस्सा हैं, जिसको आप इतने दिन से देख रहे हो सारे के सारे लोग। आज हमारा 14वां एपिसोड है ये 10,000 की वेबिनार का, और आप इनमें से काफी सारे चेहरों को, काफी सारे लोगों को जानते हो, फैमिलियर हो आप इनसे, और इनकी इतनी सारी बातें, इतनी सारी टॉक आपने सुनी है। और एक बात का जरूर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम आज जो कुछ भी हैं वो इस शक्ति के कारण है। ये जो शक्ति हमारे साथ इकट्ठी हुई है, ये जो ऊर्जा हमारे साथ आई है टीम के रूप में, लीडर्स के रूप में, इतने बढ़िया भाई, इतने बढ़िया हमारे साथी, दोस्त हमको जो दिए हैं, ये 100 के 100 वो सक्सेस लोग हैं जो कि जैसे मलाई निकल के आती है दूध में ऊपर, और कुछ करने की चाह अगर होती है तो कोई उसको रोक नहीं पाता है। ये वो लोग हैं जो कभी ना कभी बहुत छोटे लेवल पर साधारण तरीके से किसी न किसी के साथ जुड़े थे, ऐड हुए थे, और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के कारण, मेहनत के कारण, जोश जज्बे के कारण, काबिलियत के कारण, जैसे मलाई ऊपर आ जाती है वैसे ये धीरे धीरे ऊपर आ गए। तो ये सारे के सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हर उस टीम के एक जाबाज सिपाही को जो कि हमारी टीम में कल भी हो सकता है शामिल हुआ हो, और 1 महीना पहले शामिल हुआ हो, और आज उसकी एक की भी टीम ना हो, हम उस सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं वो सब लोगों से मिला हुआ एक फाइनल प्रोडक्ट हूँ, जो अगर वो ना होते तो मैं भी यहाँ पर ना होता। तो ये टीम जो हमारी ग्रेट टीम है, इस पर हम लोग बहुत प्राउड करते हैं। अब मेरी जो जर्नी की अगर मैं बात करूं तो 2 सितंबर 1981, 2 सितंबर 1981 को 1981 को मेरा जन्म हुआ, और एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ। ये जो गरीब परिवार में जन्म हुआ ये कब पता चला? 10 साल के बाद, क्योंकि शुरुआत में बच्चे को पता नहीं चलता है वो कहाँ पैदा हो गया है। जब वो 7, 8, 9 साल, 10 साल की जिंदगी जी लेता है, थोड़ी सी उसको समझ आती है, तब उसको पता चलता है कि वो किस तरीके की जिंदगी में या किस तरीके की जगह पर आ गया है। तो मैं बड़ा उस टाइम परेशान रहता था, क्योंकि परिवार इस तरीके का था कि जहाँ पर सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं कर्जे से होती थी, और छोटे छोटे पैसे की भी वहां पर जरूरत पड़ती थी, तो होते नहीं थे। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरी 20 रुपया फीस होती थी, और एक कमल मोंटेसरी स्कूल होता था जहाँ पर मैंने 1ली से लेके 8वीं तक पढ़ाई की। और आई वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्योंकि मैं 1ली क्लास में जब पढ़ने गया था, मैंने नर्सरी केजी नहीं की, मैं थोड़ा सा लेट पढ़ने गया। मुझे 6-7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में पढ़ाने के लिए बैठाया था। सीधा फर्स्ट क्लास में जब मैं गया तो 1ली क्लास में 52 बच्चों में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए। मेरे पास रिजल्ट कार्ड लिखे रखे हैं जिसके नीचे लिखा है कक्षा में प्रथम स्थान, दूसरी में, तीसरी में। फिर तीसरी क्लास मेरे को मैडम ने पूरी पढ़ाई नहीं, क्योंकि मैं क्या करता था, जैसे मैडम ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखती थी मैं उसको बिना बोले ही पढ़ के बता देता था। तो मैडम नीलम मैडम, मेरे को याद है उसका नाम था नीलम। वो नीलम मैडम इतनी तंग आ गई मेरे से 2-3-4 दिन की मेरी हरकतें देख के तीसरी क्लास में, कि वो प्रिंसिपल के रूम में गई और उसने एक ही बात बोली, या तो ये लड़का क्लास में रहेगा या तो मैं क्लास में रहूंगी। मेरे को ले गई थी कान पकड़ के। तो मैडम ने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन किया। मैडम ने बोला तीसरी क्लास से इसको हटा दो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा होशियार है, इसको सीधा डायरेक्ट चौथी में डालो, तीसरी पढ़ाने की इसको जरूरत नहीं है। तो ऐसे मेरा प्रमोशन हो गया, मेरे को चौथी में पढ़ाया गया, फिर कक्षा में प्रथम स्थान आ गया। धीरे 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 मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं जब इतना अच्छा था पढ़ने के लिए, तो हम लोग क्या है, जब पढ़ने में जाता था तो मेरे को याद है 8वीं क्लास तक हम कभी भी लंच बॉक्स लेके नहीं गए घर से, क्योंकि ये जो लंच बॉक्स क्या होता है वो हमारे घर में किसी को पता ही नहीं था। मेरी माँ बेचारी उस टाइम वैसे ही ज्यादा उम्र दराज थी, उनको पता ही नहीं होगा क्या होता है लंच में, लंच बॉक्स क्या होता है, उसको क्या देना होता है। तो हमको 58 या 54 मिलती थी। और आपको याद होगा, अगर मेरे जैसे आप पढ़ने वाले या मेरे जैसे बैकग्राउंड से होगे, तो हम लाल एक चूरन आता था, उसमें काला नमक जैसा चूरन डाल के खा लेते थे, बस कागज पे चाट लेते थे, वही हमारा लंच ब्रेक होता था। उसके बाद पानी पी लेते थे।
या छोटा मोटा कुछ अठन्नी का छोले खा लिए या कुछ खा लिया, बस ये हमारा लंच होता था। और पैदल पैदल मैं अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ बीदा मंदिर सराय में, बोदला चौराहे से आगे, वहां पर मैं पैदल पैदल पढ़ने जाता था। 7वीं क्लास तक मैं पैदल गया। 8वीं में मेरे को सेकंड हैंड एक साइकिल दी गई जिससे मैं 8वीं क्लास में पढ़ने जाता था। ये जो स्थितियां थी एक ब्रिलियंट बच्चे का जो कि अच्छा पढ़ने में था, लेकिन उसका रिजल्ट कार्ड मैडम हर बार रोक लेती थी, और मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी फील करता था उन दिनों स्कूल में कि हमेशा जबकि रिजल्ट कार्ड लेने का दिन होता था तब मैं बहुत ही तैयार होकर बढ़िया तरीके से जाता था, लेकिन मेरा रिजल्ट कार्ड दिया नहीं जाता था क्योंकि पहले की फीस पेंडिंग होती थी। और उनके पास एक ही तोप होती थी कि अगर आपको रिजल्ट कार्ड चाहिए तो पुराना हिसाब चुकाओ तभी आपको रिजल्ट कार्ड मिलेगा। तो ये हमारे दिन थे, मैं आपको बताना चाहता था। तो धीरे धीरे मैं बड़ा, हाई स्कूल पढ़ाई की, हाई स्कूल में अच्छे नंबर से पास हुआ। इंटरमीडिएट में मेरे को याद है डिस्टिंक्शन से मैं पास हुआ था, मेरे 78 नंबर आए थे मैथमेटिक्स में। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई किया, बीकॉम अच्छी तरीके से पढ़ाई किया। बस ख्वाब एक था, माँ हमेशा एक ही बात बोलती थी कि हमारे घर का दारिद्र, गरीबी, तकलीफ, परेशानियां तभी खत्म होंगी, मेरे को बोलती थी, जब तू सरकारी नौकरी लगेगा। तो जिस तरीके के से एक आम हिंदुस्तानी, एक आम गरीब नौकरी वाले परिवार के बैकग्राउंड की जो माइंड की जो माइंड जिसका बनता है बचपन से, उसी तरीके से मेरा माइंड बन रहा था। नौकरी के लिए मैं तैयारी कर रहा था और नौकरी लगी नहीं, तो मैंने ज्यादा इंतजार नहीं किया। एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि नौकरी के लिए सही तरीके से मैंने प्रयास नहीं किया। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि नौकरी का प्रयास करने के लिए बैकग्राउंड तो होना चाहिए कि 3 साल हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और नौकरी नहीं लग रही। आपने कई लड़कों को देखा होगा, उनसे पूछते हैं क्या कर रहे हो, बोला मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। यानी ढूंढते ढूंढते भी वो 5 साल निकाल लेते हैं। यानी मेरे पास उतना समय नहीं था। मैंने 2000 में जैसे ही अपनी पढ़ाई को ड्रॉप किया और 2000 में ही मैं अपनी एक कोचिंग चलाने के लिए बैठ गया, एक पुश्तैनी काम करने के लिए बैठ गया, क्योंकि घर में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी और मैं चाहता था कि घर में चवन्नी भी अगर आती थी तो वो उस समय दौरान 2000 में मेरे पिताजी की नौकरी छूट गई थी, तो वो मेरे ही पैसे से कहीं ना कहीं आती थी। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो गरीबी, ये जो तकलीफ थी, इसने एक काम किया था बहुत अच्छी तरीके से, जो ये काफी सारे लोगों के साथ करती है, ये उनके बड़े बड़े ख्वाब और सपने सबसे पहले तोड़ देती है। उसने मेरे सपने ख्वाब सारे तोड़ रखे थे और बस एक, मैं क्या है ना, साधारण सी जिंदगी जीने में उस टाइम विश्वास करने लगा था और बस जैसे तैसे खींच खाच के मैं कुछ अपनी जिंदगी चला रहा था, कोचिंग से, अपने एक पुश्तैनी काम से जिसको हम लोग करते थे, पाजेब का काम, उसको जो हम करते थे। लेकिन 2000, 2001, 2002, 2003, 2003 2003 जो है वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही निर्णायक, मतलब क्या है ना, साल था, जो मरते दम तक कभी भूला नहीं जाएगा। मैंने ऐसे पढ़ा है, मैं पढ़ने में बहुत विश्वास करता हूँ, आई रेड अ लॉट, क्योंकि मैंने पढ़ा है जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो 14 मिनट तक उसका दिमाग जो है वो मरता नहीं है। आदमी का शरीर मरता है 14 मिनट पहले, दिमाग मरता है 14 मिनट आफ्टर, 14 मिनट बाद। तो क्या होता है 14 मिनट दिमाग में? तो एक साइकोलॉजी ने बताया है उन 14 मिनटों में दिमाग में मरने के बाद क्या होता है, अपना पूरी जिंदगी जो होती है वो फास्ट फास्ट तरीके से दिमाग में घूमती है, मतलब चलती है। तो वो जो 14 मिनट हैं, उस साइकोलॉजी या साइंटिस्ट ने बोला, जो जिसने ये बताया था कि वो 14 मिनटों में आदमी अपने सबसे दुख के पल और सबसे सुखी पल जो होते हैं उनको वो याद करता है। तो साथियों, वो जो 14 मिनट हैं, वो 14 मिनट जो जिंदगी के हैं, वो 14 मिनटों में से शामिल है 2003, जिसमें कि मेरी शादी हुई। और बोलते हैं कि कई बार आप ऐसा भाग्य लिखा के लाते हो कि अकेले भाग्य से आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो मेरे भाग्य में बदलाव आना कब चालू हुआ? जब जीवन साथी का भाग्य मेरे साथ मिला। और 2003 से लेके फिर 7 महीने जैसे ही हमने शादीशुदा जिंदगी जी, तो 28 सितंबर 2003 ये दिन था मेरी जिंदगी का संडे, बहुत ही बेस्ट दिन, जिस दिन मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा। और बहुत साधारण तरीके से नहीं देखा, बहुत खास तरीके से देखा। कई लोग इस प्लान को देख लेते हैं, फिर 5 दिन तक निर्णय नहीं लेते, सोचते नहीं, पूछते नहीं, जानते नहीं, एक एक महीना किसी से मिलते ही नहीं। मेरी जिंदगी में कैसे हुआ? 28 सितंबर 2003 को जब मैं 10:30 बजे प्लान के हॉल में गया और 11:30 बजे तक मेरी जब जिंदगी बदल चुकी थी,
तो 11:30 बजे के बाद आज तक कभी मैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। और उस दिन एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, सबसे पहले वो है मिस्टर सुनहरी लाल जी। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जरूर जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि देवेंद्र शर्मा की कहानी एक व्यक्ति के बिना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। उनका नाम है मिस्टर सुनील लाल। क्यों? क्योंकि ये आए मेरे पास, इनको जो मेरे को ले गए थे प्लान दिखाने के लिए वो लाए, और इन्होंने आके मेरे से बात की जैसे बेगंदा सर्कल में करते हैं कि आप क्या कर रहे हो और कितना बढ़िया लगा और ये सारी चीजें जो कि हम करते हैं। और मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा कि साहब ये जो बता रहे हैं वो बात सही है? इन्होंने बोला बिल्कुल सही है। फिर मैंने पूछा कि मैं भी कर सकता हूँ? बोला इन्होंने मैं कर सकते हो। तो फिर मैंने तीसरी बात शायद इनको याद होगी, सर को बोला कि फॉर्म भरोगे। और फॉर्म भरने के लिए मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, 100-150 रुपए थे मेरे पास, और मैंने इनको जितने थे उतने दिए। फिर मेरा फॉर्म भरा गया। फॉर्म भरने के बाद मैं लगातार, मैंने इनसे एक और चीज पूछी, क्या मैं इस बिजनेस सेमिनार में सर आ सकता हूँ क्या अपनी परमिशन से अगली बार बिना ज्वाइन किए? इन्होंने बोला वाई नॉट, क्यों, आ सकते हो, आराम से आ सकते हो। तो मैंने कहा कब होगा आप? तो मैं संडे को प्लान देखा, इन्होंने मेरे को बुधवार का वक्त बताया, और इन्होंने बोला माथुर वैश्य भवन पचकुइयां चौराहे पर एक छोटा सा हॉल है, वहां पे आप बुधवार की शाम को आ जाना। तो मेरे में इतनी क्यूरियोसिटी थी इस बिजनेस को जानने, सीखने, आगे बढ़ने, जिंदगी बनाने की, कि बुधवार को मेरे को याद है पहले दिन जब मैं गया था तो ऐसे ही शर्ट पैंट साधारण कपड़ों में गया था प्लान देखने के लिए, लेकिन बुधवार को मुझे पता है कि मैं कैसा मीटिंग में जा रहा हूँ जहाँ टाई लगा के सूट लगा के लोग आते हैं। तो मेरे पास एक ही ब्लेजर था जो शादी में, ये देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये जो माइक पकड़ के मैं खड़ा हूँ ब्लू कलर का, इससे मैंने शादी की है अपनी। और ये कहाँ से मिला है? ये ससुराल से सहायता प्राप्त है ये ब्लेजर। और मैं जिंदगी में पहली बार शादी के टाइम एक कोट पहना, बस, उससे पहले कभी कोट नहीं पहना, क्योंकि कोट की कोई जरूरत ही नहीं थी और कोट बनाने के लिए उतने पैसे भी नहीं थे। तो ये वाला ब्लेजर पहन के मैं, और नीली टाई थी मेरे पास, वो लगा के मैं बुधवार को टाइमिंग से पहले जाके माथुर वैश्य में खड़ा हो गया। और फिर मेरे को सर मिले वहां पर, फिर इन्होंने मेरा स्वागत किया, फिर मैंने प्लान देखा, फिर वही बातें बताई गई। फिर मैंने पूछा अब अगली मीटिंग कब होगी? इन्होंने बोला शुक्रवार को ट्रेनिंग होगी। शुक्रवार को मैं फिर ट्रेनिंग में पहुंच गया, फिर संडे को प्लान में, फिर बुध को प्लान में, फिर शुक्रवार को ट्रेनिंग में। एक भी मीटिंग ट्रेनिंग मैंने कोई भी छोड़ी नहीं। तो 1-1.5 महीना तक सुनहरी जी और मेरा जो सीनियर अपलाइन थे वो मेरे से एक ही सवाल करते थे, पैसे का इंतजाम हुआ? डीडी का कोई जुगाड़ हुआ? मैं एक ही जवाब इनको देता था, आपको पता होगा क्या देता हूँ। बोला सर सेटिंग कर रहा हूँ, अभी पैसे का सेटिंग नहीं हुई है। तो ऐसे करके मैंने 1.25 महीना जब काट दिया, देखो 28 सितंबर 2003 को मैं प्लान देखा, और 14 या 17 नवंबर 2003 को मेरा रजिस्ट्रेशन किया गया। मजबूरी में मेरा डेडिकेशन, मेहनत देख के सुनहरी जी ने अपनी जेब से पैसे लगा के मेरी सेल बेच दी, और इनको लगा कि ये लड़का कुछ करेगा क्योंकि डेडिकेटेड है, आ रहा है प्लान ट्रेनिंग में, सीखना चाहता है, हमेशा आता है और कपड़े वपड़े पहन के आता है, बढ़िया कुछ करना चाहता है। तो मैं हमेशा एक ग्रेटिट्यूड अदा करता हूँ, रोज सुबह रोज शाम को। और जब भी मैं सर की शक्ल देखता हूँ मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा जो जीवन बना है वो कहीं ना कहीं इनके कारण बना है, क्योंकि ये उस टाइम मेरे पे विश्वास ना करते, उस टाइम मेरे को अवॉइड कर देते या मेरे को भगा देते, और हो सकता है 1-2 महीना मैं इंतजाम ना कर पाता, तो मैं शायद इस बिजनेस से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी से छूट जाता। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर का, स्पेशली सुनहरी लाल जी का। और मैं हमेशा से, शुरू से, अभी 16.5 साल हो गए हमको मिले हुए, 28 सितंबर 2003 की हमारी पहली मुलाकात है, और अभी तक मैं उसी तरीके से इनके साथ रह के उसी तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। वही डेडिकेशन, वही ग्रेटिट्यूड, वही चीजें मैं इनके साथ रखे हुए हूँ, और मुझे बहुत गर्व है कि इन जैसा एक व्यक्ति मेरे को मिला है जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। देखो थोड़ी पुरानी जिंदगी मेरी, 2003 में मैं शादी के लिए तैयार हो रहा हूँ, देखो, और मेरी पीछे घर की दीवार पे ना सफेदी भी नहीं हो रखी है। आपने कोई घर नहीं देखा होगा जिसमें कि आदमी शादी के लिए जा रहा हो और सफेदी भी ना कर पाए। इन ईंटों पे सफेदी कैसे करते? तो और पीछे से आप देखो कुछ औरतें झांक रही हैं, मतलब ऊपर कोई छप्पड़ वप्पड़, कोई वो जो छत वत होती है वो कुछ नहीं है, बाहर तैयार हो रहे हैं, पीछे से वो मेला देख रही हैं, और ये हो रहा है। ये 2003 का देवेंद्र शर्मा है। फिर ये 2006 में धीरे धीरे काम करना चालू किया, इस तरीके से काम किया, मेहनत की, और जिंदगी बदली। तो 2007 में जिंदगी बदलना चालू हुई जब मैं पहली कार लाया,
और मैं बहुत डर रहा था। सर के आशीर्वाद से गया और मैं पहली कार लाया। धीरे धीरे मेरा खुद का सेल्फ मोरल बढ़ा, लोगों को विश्वास हुआ, रिश्तेदारी में बात फैली, घर वालों को इवन विश्वास हुआ, और धीरे धीरे ये सफर ये 2019 तक 2020 तक आ गया। आजकल जो जिंदगी एकदम गरीब बकवास बिल्कुल मतलब क्या है ना, ऐसे साधारण बिल्कुल जिंदगी थी, वो जिंदगी आज इन सारे अपलाइनों ने, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, सुनहरी लाल जी और संजय जैन और राजीव चतुर्वेदी जी, ओम प्रकाश जी, इन सारे लोगों ने एक फास्ट ट्रैक पे डाल दी। मैं बोलता हूँ गरीबी की तंग गलियों से निकल के एक्सप्रेस हाईवे पर लाके इन्होंने जिंदगी को छोड़ दिया है इन 16 सालों के अंदर। ये मेरी पहली कार है जो मैंने खरीदी थी, ये फिर दूसरी कार सर के साथ 2 महीने बाद मैंने खरीदी। सर ने भी होंडा सिटी खरीदी, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सर वो काम करें तो मैं भी वही काम करूँ, क्योंकि मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। मैंने एक कहानी सुनी थी कि भैया एक बच्चा है जो लीडर के पीछे चल रहा है और वो वही करेगा जो लीडर करेगा, तो मैं ज्यादातर इनके साथ वही चीजें करने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने होंडा सिटी ली तो मैंने कोई दूसरी सोची ही नहीं, मैंने कहा मैं भी सर वही ले लेता हूँ। इन्होंने ऑडी ली तो मैंने इनके साथ साथ ऑडी ले ली। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे तरक्की होने लगी, हम लोग ये ऑडी कार तक पहुंच गए, बढ़िया घर बना लिया, नेटवर्क बनने लगा, और 15वीं एनिवर्सरी पे मैडम को भी एक ऑटोमेटिक नगद कार ला के गिफ्ट दे दी, और धीरे धीरे जिंदगी यहाँ तक पहुंच गई। आज 3-3 कारें हैं, बढ़िया मकान है, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट, दुकान, मकान, जो भी चीज आप बोल लो, एफडी, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग, पीपीएफ, कोई चीज नहीं छोड़ रखी है, क्योंकि हमारे गुरु ऐसे हैं नरसिंह ग्रेवाल जी और सुनहरी लाल जी, ये फाइनेंशियल प्लानिंग साथ साथ कराते जाते हैं, पैसे भी कमाते हैं और उनको किस तरीके से कहाँ यूज करना है, कहाँ लगाना है, कैसे बढ़ाना है, वो भी करते हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आजकल 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मेरे को सिर्फ रेसिडुअल इनकम से, ब्याज के, किराए के और चीजों के जो इन्होंने सेटिंगें बनवाई हैं उनके माध्यम से आ जाते हैं, जो कि नौकरी से 5 गुना 4 गुना तनख्वाह होती है। इस बिजनेस की तनख्वाह छोड़ दो, बाकी की चीजें। और कारों का शौक पड़ा इस बिजनेस में आने के बाद, तो 5-5 कारें खरीदने का मौका मिला। इन कारों की टोटल कीमत जो है वो करीब 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। खूब चलाया इनको, 5 लाख किलोमीटर कम से कम चारों पांचों कारों को चलाया। अभी भी मैं खूब चलाता हूँ। कार चलाने का एक्चुअली एक शौक पड़ गया है और मजा आता है। काफी कम चीजें होती हैं जिनको करने में आपको मजा आता है, तो ड्राइविंग में मेरे को मजा आता है। तो ये जो छोटी सी जिंदगी है, हैप्पी लाइफ, सेफ्स ऑफ लाइफ बना दी है। आज मैं चाहता हूँ कुछ बातें आपको बताऊं मेरी जिंदगी से बाहर निकल के, क्योंकि इसको ज्यादा मैं कवर नहीं करना चाहता। अभी 15 से 20 करोड़ के क्लब में सर ने अपने साथ मेरे को लाके शामिल कर लिया। सर भी उसी क्लब में है, मैं भी उसी क्लब में हूँ। ये डायमंड बने, इन्होंने पकड़ के मेरे को भी डायमंड बनाया। इन्होंने ऑडी खरीदी, मेरी भी ऑडी दिलवाई। इन्होंने घर खरीदा, मेरे को भी घर बनवा दिया। ये सारी की सारी चीजें ये मेरे साथ 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 चल रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सभी का। आजकल हम लोग एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। बोला जाता है कि घूमना फिरना जो होता है, घूमना फिरना दुनिया में, दुनिया को, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, वो सेलिब्रिटीज की लाइफ में भी नहीं होता। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सेलिब्रिटी तो ज्यादा घूमते हैं। यार सेलिब्रिटी अपना काम करने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर की शूटिंग के लिए जाते हैं। आप बता दो कौन से सेलिब्रिटी हैं जो साल में 5 बार सिर्फ घूमने जाते हैं, क्योंकि वो नुकसान ज्यादा होता है उनको। लेकिन जाते हैं पिक्चर करते करते जो भी घूम लें, काम करते करते जो भी घूम लें। लेकिन हम ऐसा घूमते हैं साथियों इस बिजनेस में कि हमको कोई काम ही नहीं होता है, बस घूमते ही हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। देखो नेता नहीं घूम सकता, क्योंकि नेता जाएगा दूसरे देश में कोई ना कोई अपने कोई देश से संबंधित कोई काम करने के लिए, कोई सेलिब्रिटी जाएगा अपनी शूटिंग करने के लिए, कोई और धंधे वाला बिजनेसमैन जाएगा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। लेकिन एक ही आदमी है नेटवर्कर, सक्सेसफुल नेटवर्कर, जो कुछ करने नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी घूमने जाता है, बस इसके अलावा किसी काम के लिए नहीं जाता। और मजबूर लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन हम घूमने जाते हैं, बढ़िया जीवन जी रहे हैं। और ये जो मैं ये वाला सीन से बड़ा प्यार करता हूं, क्योंकि ये राइफल पकड़ने में ना AK-47 संजय दत्त को 5 साल की सजा हो गई थी। वो बेचारे ने फायर भी नहीं किया एक भी, मैं सच बता रहा हूँ, आप देख लो, पढ़ लो। उसने फायर नहीं किया, सिर्फ घर में रखी बंदूक, 5 साल सजा हिंदुस्तान में। और मेरे को वहां बोला कि आप चला सकते हो। मैंने कहा यार वाह, बहुत बढ़िया, संजय दत्त से भी बड़े दिन आ गए। अभी वो तो चलाई भी नहीं और वहां सजा हो गई, यहाँ तो कोई नाटक भी नहीं है। तो 2 फायर सबको करवा रहा था, मैंने 2 और एक्स्ट्रा जुगाड़ करके उससे जैसे तैसे 4 फायर किए। आप देखो तो
बहुत ही आनंद, मजा आ रहा है, देश विदेश घूम रहे हैं। और एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो लोग इस बिजनेस में हैं, नए हैं, या आप रोज कनेक्टेड हो रहे हो, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझें, अपने दिल में उतारें। 1981 में मैं पैदा हुआ, 2041 में 60 साल बाद रिटायर होता अगर भगवान जी मेरी नौकरी लगा देते। क्योंकि मैंने एक बात सुनी है, भगवान जो आपके लिए तय करते हैं वो आपसे बेहतर तय करते हैं। भले ही आपको उस टाइम समझ ना आ रहा हो, उस टाइम आपको लग रहा हो कि भगवान ये मेरे साथ क्यों कर रहा है। जब मेरी नौकरी नहीं लगी और मैं मजबूरी में कोचिंग चला रहा था ना, तब मेरे को भगवान को जितनी गालियां आती थी मैं देता था, जितनी मेरे को आती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नौकरी नहीं लगाई। लेकिन बाद में पता चला, पढ़ा लिखा सीखा, किताबें पढ़ी, इन लोगों के साथ रहा, सोबत में रहा, तो क्या हुआ, 60 ईयर का जो प्लान होता है नौकरी का, कि आप पैदा होने के 60 साल बाद रिटायर होते हो, मैं इसको 60 ईयर प्लान ऑफ लाइफ बोलता हूँ। तो ये 60 ईयर के प्लान में मैं नहीं फंसा। मैंने एक अच्छा काम किया, इन लोगों के माध्यम से 2003 में जुड़ा और 2009 में डायमंड बन के ब्लैक बालों के साथ रिटायर हो गया। अभी भी मेरे को खुशी है, 39 साल की उम्र में मेरा एक भी सर में बाल सफेद नहीं हुआ है। ये मतलब क्या है ना, फायदा है इसका, मतलब जल्दी रिटायरमेंट का। अभी बुढ़ापा आ ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो 2009 से लेके अभी मैं देखूं 11 साल हो गए मेरे को डायमंड बने हुए, और 11 साल से मैं ये जो रिटायरमेंट है इसका मजा ले रहा हूँ। अब रिटायरमेंट के बारे में एक भ्रम मैं आपका तोड़ना चाहता हूँ। रिटायरमेंट में एक कंफ्यूजन है लोगों को कि रिटायर तो वो होता है जो कुछ काम नहीं करता। गलत। रिटायर वो नहीं होता जो कुछ काम नहीं करता। ऐसे रिटायर तो मेरे गांव में पड़े हैं जो पत्ते खेल रहे हैं, उन पर कोई काम ही नहीं है, उनको आप रिटायर मानोगे क्या? रिटायर का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। हु इज रिटायर? रिटायर वो है जो चॉइस करे तो काम करे और ना हो तो काम ना करे, उसको रिटायर बोलते हैं। यानी अपनी मर्जी से काम करे, चॉइस से काम करे, तो ये रिटायरमेंट होता है। तो 2009 से लेके अब तक हम लोग चॉइस का काम कर रहे हैं। ये 6 ईयर का प्लान था और वो नौकरी का 60 साल का प्लान था। ये मैंने 6 ईयर का प्लान ज्वाइन किया। उस टाइम 6 साल होते थे डायमंड बनने में, आजकल फास्ट ट्रैक हो गया है, सब कुछ जमाना बदल गया है। अभी आप चाहो तो 1 साल में भी डायमंड बन सकते हो। तो आज अच्छी जिंदगी हो गई, बढ़िया लाइफ हो गई, बढ़िया सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी जी रहे हैं, वेल नोन। आप गूगल पे टाइप करो देवेंद्र शर्मा, आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी आप टाइप, गूगल पे टाइप करके अगर आपका नाम आ जाए, इसका मतलब आप इंडिया की फेमस पर्सनालिटीज में से हो। तो गूगल पर अगर आप टाइप करते हो देवेंद्र शर्मा तो आपको नाम आ जाएगा। और पूरा देवेंद्र शर्मा अगर आपने टाइप कर दिया तो मेरे अलावा हिंदुस्तान में बहुत देवेंद्र शर्मा होंगे, कम से कम मेरे को लगता है 1 लाख तो होंगे। लेकिन उन 1 लाखों का नाम नहीं आएगा, सबसे पहला फोटो आपको मेरा दिखेगा, आप टाइप करके देख लेना। तो ये जो जिंदगी बनाई है वो इस बिजनेस ने बनाई है। अब हम एक बार समाज को समझते हैं कि समाज क्या है। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी से, मैं बहुत गहराई में नहीं बताऊंगा, ऐसे मोटा मोटा समझाऊंगा सिर्फ इसको, कि एक बार एक स्टडी की गई, साइकोलॉजिकल एक स्टडी हुई। उसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक 5 बंदरों को एक गेज में डाला, एक पिंजरे में डाला, और उन 5 बंदरों को डालने के बाद एक कैमरा लगाया क्योंकि उनकी एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सके। फिर एक उसमें पानी का फव्वारा लगाया जिससे एक पानी छोड़ा जा सके उनके ऊपर, और वहां पर आइस कोल्ड वाटर मतलब एकदम जमा देने वाला ठंडा पानी उसमें डाल दिया। और एक टेक्निक अपनाई गई, एक केले रखे गए वहां पर, थोड़ा सा गेज में केले टांगे गए ऊपर की तरफ, और बंदर की टेंडेंसी है कि जैसे ही वो केला देखेगा तो थोड़ी देर बाद केला लपकने के लिए जाएगा। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, जैसे ही बंदर कोई केला लपकने के लिए जाएगा तो उस बंदर पर भी और बाकी के 4 बंदर जो नहीं जा रहे हैं उन पर भी ठंडे आइस कोल्ड वाटर की फव्वारे से बारिश होगी, तेजी से बारिश होगी। और एक टाइम ड्यूरेशन लगाया गया कि 3-4 मिनट तक बारिश होगी। तो 3-4 मिनट तक भयंकर कपकपाने वाली जो पानी की बारिश होती थी, उससे क्या है, वो बंदर एकदम सकपका जाते थे, सांस फूल जाती थी, परेशान हो जाते थे। और फिर दोबारा किसी बंदर ने प्रयास किया, फिर दोबारा से पानी की बारिश हुई। फिर दोबारा बंदर ने प्रयास किया, फिर पानी की बारिश हुई। 2-4 बार प्रयास करने के बाद 5 बंदरों को समझ में आ गया, केला लपकने जैसे ही हम जाते हैं वैसे ही ये पानी हमारे ऊपर पड़ता है। उन्होंने आपस में अपनी जो गठजोड़ बंधन बनाया, पंचायत की, बोला साला किसी, अगर तुम में से किसी ने अगर केला पकड़ा, केला नहीं पकड़ना है तुम्हें, क्योंकि बारिश तभी होती है जब केला पकड़ते हैं। धीरे धीरे केला ना पकड़ने का वहां कल्चर डेवलप हो गया। अभी सेकंड स्टेप में साइकोलॉजी में क्या किया गया, इस पूरे प्लान में क्या किया गया कि एक बंदर को वहां से निकाला
और एक बंदर दोबारा से उसमें ऐड किया। अब दूसरा नया बंदर, उसको पता नहीं है पहले क्या होता है, तो जैसे ही उसने केले देखे, केले लेने के लिए आगे बढ़ा, तो बारिश नहीं हुई इस बार। बाकी के 4 बंदर ने पकड़ के उसकी इतनी मार पिटाई लगाई, इतना पीटा, इतना उसको प्रताड़ित किया, उसको पता नहीं चल रहा है 4 बंदर मेरे को क्यों मार रहे हैं। फिर दोबारा वो केला लेने जाए, फिर चारों बंदर मारे, फिर तिवारा केला लेने जाए, फिर चारों बंदर मारे। तो अब उस बंदर को ये समझ में आ गया कि तू अगर केला लेने जाएगा तो अब ये बंदर मारेंगे। अब की बार बारिश बंद हो गई थी, अब की बार बारिश का काम बंदरों ने चालू कर दिया था। तो अब क्या किया गया, थर्ड स्टेप ऑफ स्टडी में क्या किया गया, एक एक बंदर को एक एक बार में निकाला गया और सारे बंदर रिप्लेस कर दिए गए। 5 और नए बंदर आ गए जिनके ऊपर पानी की एक बूंद भी कभी नहीं पड़ी थी, ध्यान देना। उसके बावजूद भी वहां पर उस गेज में एक कल्चर डेवलप हो गया कि जैसे ही कोई बंदर, अब दूसरा बंदर जैसे ही आया तो पहले बंदर ने भी उसकी मार लगाई। क्यों? पहले बंदर को पता नहीं था मैं इसको क्यों मार रहा हूं, लेकिन उसने भी उसकी मार लगाई क्योंकि बाकी के मार लगा रहे थे, बोला मैं भी मार लगाऊंगा। तो इस तरीके का साथियों हमारा समाज होता है। जब हम बड़े सपने देखते हैं, जब हम बड़ी बातें करते हैं, तो हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमको उल्टी सीधी सुनाई जाती है, खरी खोटी सुनाई जाती है। और ये तो बंदर दूसरे हैं, हमारे तो बंदर घर में ही होते हैं, घर वाले और दोस्त यार साथी, वो सारे के सारे लोग हमारे साथ करते हैं। तो ये जो स्टडी है इसमें एक ही बात निकल के आई कि कल्चर इज द गेम। आप जिस भी कल्चर में आ जाते हो, सफलता आप कितना तय करते हो उस कल्चर पे डिपेंड करता है। तो मुझे गर्व है मैं एक ऐसे कल्चर में हूं अभी शेप्स ऑफ बिजनेस में कि 2003 से मैं उन बंदरों के बीच में नहीं हूं जो बंदर केला पकड़ने पे मार लगाते हैं। मैं उन बंदरों के बीच में हूं जो केला पकड़ने के लिए जाओ तो आपके नीचे हाथ लगाते हैं, बेटा तू ले ले, जितना तेरे मन में हो उतना ले ले। उसको मदद करते हैं, उसको आगे पकड़ाते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं। और बीच बीच में उसको बोलते हैं कि कल तूने सिर्फ 2 केले लिए थे, आज पूरा दर्जन उठा के लाना है, और प्रोत्साहित करते हैं। तो साथियों, कल्चर इज द गेम। इस स्टडी का एक फाइनल कंक्लूजन निकला कि कल्चर होगा दुनिया में, वहीं पर कुछ सफलता होगी। तो मैं स्वागत करता हूं शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में आप सभी का, जहां पर बहुत ही बेहतरीन भयंकर कल्चर हमने डेवलप किया हुआ है। क्या कल्चर है? सफलता का कल्चर है, रेस्पेक्ट का कल्चर है, लोगों को आगे बढ़ाने का कल्चर है, जिंदगी बनाने का कल्चर है, ऑडी बीएमडब्ल्यू दिलवाने का कल्चर है, सफल बनाने का कल्चर है, इन्वेस्टमेंट का कल्चर है, अच्छी चीजों का कल्चर है, बेहतरीन इनकम का, कंपटीशन का, एक दूसरे से आगे निकलने का, आगे बढ़ने का। ये जो हमने कल्चर बना रखा है वो सफलता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर है। अभी मैं कंक्लूजन पे आता हूं और अपनी बात पे आता हूं जो मैं आपको बताने के लिए एक्चुअली आया हूं। वो बात है पावर ऑफ एनएमआई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सबसे शक्तिशाली व्यापार, आप देख रहे हो सबसे शक्तिशाली व्यापार का मतलब क्या है? ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यापार। मैं इसको क्यों बोलता हूं? व्यापार बहुत तरीके के हैं हिंदुस्तान में और दुनिया में, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली है। मैं ये बात प्रूव करने की आपको थोड़ा कोशिश करता हूं, कुछ अपनी बातों से, कुछ अपने एग्जाम्पल से, कुछ अपनी कहानियों से। अब एक सवाल आता है, मेरे जितने साथी मेरे को सुन रहे हैं, पार्टिसिपेंट, वो एक सवाल अपने मन में कर सकते हैं, व्हाई शुड आई मेक द नेटवर्क? मेरे को क्यों नेटवर्क बनाना चाहिए? नेटवर्क क्यों बनाएं? बोलेंगे यार हमारे पापा दादा सबकी जिंदगी चल गई यार बिना नेटवर्क बनाए, क्या हमें जरूरी है क्या नेटवर्क बनाना? कई कई लोग दलील देते हैं, यार मेरे घर में 70 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरे घर में इतने नौकरी करने वाले हैं, इतना मेरे यहाँ ये हो रहा है, मेरे तो 3 पीढ़ियों से लगातार नौकरी हो रही है। मैं उन सब लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, नौकरी से सिर्फ पेट पालन किया जा सकता है साथियों। अगर आप मेरी बात को ना मान पाओ तो एक बात मैं आपको बहुत बढ़िया बता रहा हूँ जो मेरे को समझ में आ रही है। आप अपनी तनख्वाह मत देखो, अपने बॉस के बॉस के बॉस की तनख्वाह देख लो। 3 पीढ़ी ऊपर है ना आपका बॉस का बॉस का बॉस, यानी आप पहले अपना बॉस बनने में ही 2-3-4 साल लग जाएंगे, फिर उसका बॉस बनने में और 4-5 साल लग जाएंगे, फिर उसका भी बॉस अगर आपने बहुत मेहनत की तो आपको 10-12 साल और लग जाएंगे, यानी 15 साल मेहनत करने के बाद आप जिस तनख्वाह पे पहुंचोगे, बॉस के बॉस के बॉस की तनख्वाह, अगर आप उससे खुश हो जाओ तो आप जरूर नौकरी करो। लेकिन अगर खुश ना हो पाओ तो मैंने एक और बहुत अच्छी बात सीखी है कि नौकरी के बाद आप क्या करते हैं। नौकरी के बाद यानी आपकी 6 बजे नौकरी छूटी, उसके बाद आप क्या करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साल और नौकरी करेंगे। नौकरी के बाद आप क्या करते हैं उस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साल और नौकरी करेंगे। मतलब क्या?
मतलब अगर आप नौकरी के बाद 3 घंटा कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो कि आपको जिंदगी में कहीं और ले जा सकता है, कुछ और करवा सकता है, कुछ आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, कहीं पर आप कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, कोई तैयारी करते हैं, तो इसका मतलब आप नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी के बाद कुछ और करेंगे। तो कितने साल आप नौकरी करेंगे इस बात पर निर्भर करता है कि आप नौकरी के बाद क्या करते हैं। तो मैं जब देखा, जाना, समझा नौकरी को, जॉब को, तो मेरे को एक बात समझ में आई। इस बच्चे को देखो आप, जॉब क्या है। एक छोटा बच्चा हमने जैसे ही प्ले स्कूल में भेजा, तो उसकी माँ प्ले स्कूल में जब उसको भेजती है तो एक गाना गाती है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। क्या सोचती है कि ये मेरा नाम रोशन करेगा। कैसे नाम रोशन करेगा? बेटा क्या है, सिर्फ 1.5 फुट का है और उम्मीदें उससे 5 फुट की हैं। बेटा 1.5 फुट का है और बेटा सिर्फ क्या है, 10 किलो का है, उम्मीदें 100 किलो की, 90 किलो की, 80 किलो की हैं। उम्मीदें इतनी लाद के हम बस्ता नहीं लादते उनके ऊपर, हम उनके ऊपर उम्मीदें लादते हैं कि ये अगर 90% लाएगा तो क्या करेगा, 60% लाएगा तो क्या करेगा, 40% लाएगा तो क्या करेगा। और तय होता है, अगर कोई 40% लाया तो एकदम बाप का सीना कमजोर हो जाएगा, और 60% लाया थोड़ा बाप का सीना सही सीने से खड़ा हो जाएगा, और 90% लाया एकदम बाप तन के फूल जाएगा। अरे बोला, ये है मेरा जांबाज सिपाही, ये मैंने तैयार किया है, ये मेरा वो है, ये जांबाज सिपाही है, थोड़े दिन बाद रोबोट बनने वाला है किसी के यहाँ नौकरी में जाके। क्यों? क्योंकि हम नौकरी के कल्चर में ही पैदा हुए हैं, नौकरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी हो रहे हैं। ये जो जंजीरें हैं अभी टूट रही हैं धीरे धीरे, लेकिन मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य अगर सोचते हो तो सबसे पहले आपको अपनी नौकरी की सीमाओं को जरूर तोड़ना पड़ेगा। नौकरी की सीमाओं को जरूर तोड़ें। एक इधर मैंने देखा बिजनेस कैसे चलता है। आप देखो बिजनेस की जो मेरी खुद की समझ है, 5 चीजें चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए: सामान, पहचान, दुकान, शाहरुख खान और भगवान। क्या क्या चाहिए? सामान, पहचान, दुकान, शाहरुख खान और भगवान। ये क्या क्या है? एक सामान चाहिए जिसको आप बेच सकते हो, सामान, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है, कुछ सर्विसेज भी बिकती हैं आजकल। पहचान, कुछ आइडेंटिटी चाहिए, कुछ ब्रांड नेम चाहिए। दुकान, जहां से वो बेचा जाए, कुछ जगह होनी चाहिए। शाहरुख खान, शाहरुख खान मतलब एडवर्टाइजमेंट और किस तरीके से बेचा जाएगा, वो जो प्लानिंग है उसको मैंने नाम दिया है शाहरुख खान, तो वो शाहरुख खान चाहिए आपको। और भगवान, भगवान यानी आपका कस्टमर, भगवान यानी आपका कस्टमर। अगर ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन चल जाए, अगर बिजनेस आपका नाले के किनारे है तब भी चल जाएगा, बिजनेस अगर आपका छोटा सा एक छोले का ठेला है तब भी चल जाएगा, और बिजनेस अगर आपका एक बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा व्यापार है, तब भी चल जाएगा। ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन किसी भी व्यापार को बड़ा या छोटा बनाता है। अब देखिए क्या गड़बड़ है इसके साथ। सामान अगर आपका हल्का है, बहुत ही सस्ता है और किसी लायक नहीं है, उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो आपने देखा होगा 35-35 रुपए में शर्ट बिकती है ठेल पर, 35 रुपए, 35 रुपए। वहां क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बढ़िया है, कपड़ा बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बस क्या नहीं है? दुकान नहीं है, पहचान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है। दुकान नहीं है, पहचान नहीं है और शाहरुख खान नहीं है। क्या क्या है? सामान है और भगवान है। तो जहां सामान और भगवान यानी कस्टमर है और सामान है, छोले में क्या है? छोले बिक रहे हैं लेकिन कोई ब्रांड नहीं है, दुकान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो क्या हो रहा है? बहुत ही सस्ता बिक रहा है। ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन किसी भी व्यापार को बड़ा और छोटा बनाता है। हम गड़बड़ क्या करते हैं, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, अगर हम व्यापार भी करेंगे तो कैसे सोचेंगे? व्यापार करेंगे तो सोचेंगे चलो मैं एक फैक्ट्री डाल लेता हूं, वहां पर कुछ लोगों को मजदूरी पे काम रखता हूं और वो लोग चप्पल बनाएंगे और फिर मैं अपनी चप्पलें बेचूंगा या फिर मैं अपने जूते बेचूंगा। आजकल आप जूते बेच ही नहीं पाओगे, आपके जूते बेचेगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट। क्योंकि आप कौन सी गली में बैठ के चप्पल बना रहे हो, आपको जानता कौन है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए, और शाहरुख खान जो एक सिस्टम है उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए। और दुकान आजकल दुकानें कैसे हैं? आपको चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न और 99acre.com और जितनी भी वेबसाइटें हैं इनका कितने का ऑफिस जानते हो? बताओ। कोई ऑफिस नहीं जानते। दुकान जानते हैं कहाँ पे चलती है? कोई नहीं जानता। मैं बताऊं कहाँ चलती है? ये चलती है आपकी गोद में, लैपटॉप। ये सारी दुकानें आपकी गोद में खोल रखी है। अमेज़न कहाँ है? आपकी गोद में खोल लो अभी, और आपके हाथ में खोल लो, मोबाइल पे खोल लो।
तो अभी क्या है, अभी आइडेंटिटी और इन सारी चीजों के लिए एक साधारण सी स्टेप्स बनाने के लिए, ये पांचों चीजों को जनरेट करने के लिए भाई साहब बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। अगर आप अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, कोई अच्छा सामान क्रिएट करना चाहते हो, एक दुकान, शॉपिंग मॉल या कुछ में खरीदना चाहते हो, ये खरीदना संभव नहीं है साधारण आदमी के लिए। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो क्या है, लिखा है द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड मेक द नेटवर्क। बड़े लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी के लोग जॉब ढूंढते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी जी, इनकी मैं बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। इन्होंने काफी कुछ हमारी जिंदगी में वैल्यू एडिड की, किताबों के जरिए से बहुत कुछ इन्होंने सिखाया। तो ये बोलते हैं कि नेटवर्क बनाना दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और बड़ा काम है। देखो कैसे दुनिया चल रही है, मैं जैसे समझता हूँ कैसे हो रहा है कि अगर मैं बोलूं कि अनंत अंबानी और आकाश अंबानी, ये दोनों नाम लूं, तो आप इनको कॉम्पिटिटर की लिस्ट में रखोगे ही नहीं। क्यों? बोलोगे यार अनंत अंबानी, आकाश अंबानी ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन यार वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं। क्यों? अब मैं बोलूंगा यार आकाश अंबानी ने तो वजन कम कर लिया अपना, आप सोचोगे नहीं नहीं, उसकी जगह कोई और दौड़ा होगा, उसकी जगह कोई और जिम गया होगा, उसकी जगह किसी और ने डाइट की होगी, उसकी जगह किसी और ने किया होगा, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो पतला हुआ। हम मानने को तैयार नहीं है वो बंदा मेहनत कर सकता है। फिर सेकंड जनरेशन में जाते हैं, मुकेश अंबानी। आप बोलोगे बॉस ठीक है, उन्होंने डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया, 4 टाइम कर लिया, लेकिन पहली बार का इन्वेस्टमेंट तो बाप से ही आया था ना। हमारे बाप पे पैसे नहीं है ना, तो ठीक है मैं वो भी मान लेता हूँ। लेकिन मैं फर्स्ट जनरेशन के पास अगर जाऊं, धीरू भाई अंबानी, तो मैं बोल नहीं सकता, यू विल डेफिनेटली, आप लोग सारे के सारे लोग उनसे रिलेट करोगे, क्योंकि धीरू भाई अंबानी किसी टाइम पर हम और आप जैसे ही थे। हम और आप जैसे ही ख्वाब देखने वाले थे, हम और आप जैसे ही थे जिन्होंने कि ये 3 जनरेशन में अपना इतना सब कुछ किया। साथियों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, नेटवर्क की ताकत इतनी है कि अगर आप आज अपनी जनरेशन सुधार लेते हो, कल आने वाली आपकी जनरेशन जो होंगी, 2 3 4 पीढ़ियां जो होंगी, उनको लोग जानेंगे, उनका नाम लेंगे। और अगर नेटवर्क को देखा जाए, नेटवर्क क्यों जरूरी है, देखो एयरटेल नेटवर्क बना रहा है, जियो नेटवर्क बना रहा है, मैकडोनल्ड नेटवर्क बना रहा है, हल्दीराम नेटवर्क बना रहा है, बाटा नेटवर्क बना रहा है, रेलवे सिस्टम जो है इंडिया में वो भी नेटवर्क है, आजकल प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। जोमेटो जो है उसके पास कोई भी दुकान, एक भी रेस्टोरेंट खुद का नहीं है। ओला के पास एक भी गाड़ी खुद की नहीं है, उबर के पास एक भी गाड़ी खुद की नहीं है। रिलायंस को आप देख लो, ये जितने भी बिग बाजार आप देख लो, हर बिग बाजार में आप कभी गए हो? बिग बाजार में आपको बिलिंग कराओगे, बोलोगे आप एक मेंबर कार्ड ले लो, यार उनको मेंबर बनाने में शर्म नहीं आ रही? मेंबर कार्ड ले लो। रिलायंस में आप जाओ, रिलायंस में बोलेंगे आपके पास मेंबरशिप कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड, यानी वो भी मेंबर बनाना चाहते हैं। और हम लोग किसी एक साधारण आदमी को, या आपको जो मेरे को सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं यार मेंबर बन जाओ या बनाओ, तो आप अरे बड़े यार, बोला वो कौन करेगा मेंबर बनाने वाला, ये तो गलत काम है, ये तो ये है, ये तो ये है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई काम है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो है चैन बनाने वाला काम। क्योंकि चैन से सोई वो सकता है जो चैन बना लेगा। आज इन सब के मालिकों के आप नाम जानते हो, एयरटेल, जियो, मैकडोनल्ड, हल्दीराम, बाटा, रिलायंस, जोमेटो, ओला, उबर, ये सब मालिक जो हैं वो चैन से सो रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बना दिया। साथियों, नेटवर्क की वो पावर है, अगर आपने एक बार समझ ली, एक बार इसको बना दिया, एक बार आपने थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लिया, काम कर लिया, तो नेटवर्क से जो सुकून आपकी जिंदगी में आएगा आप उसको सोच नहीं सकते। देखो, फक्र से बोलते हैं, मैकडोनल्ड्स में मैं देखता हूं, वो बोलते हैं आई एम द बिगेस्ट फूड चेन ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द बिगेस्ट फूड चेन ऑफ द वर्ल्ड। मैं रेडिसन और पार्क प्लाजा में रुकता हूं, मैं वहां जाके पूछता हूं, वो बोलते हैं आई एम द बिगेस्ट चेन ऑफ होटल इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, रेडिसन और पार्क प्लाजा, वो चेन बोलते हैं। हल्दीराम बोलता है आई एम द बिगेस्ट चेन इन द इंडिया रेस्टोरेंट बिगेस्ट चेन। और ये देखो जी का क्या है ना, स्कूल्स की चेन है इनकी, किड जी, और ये 2 3 तरीके के इन्होंने स्कूल्स बना रखे हैं, ये स्कूल्स की चेन है। बड़े बड़े लोग अपने को प्राउड से बोल रहे हैं, वी आर द इन चेन बिजनेस, वी आर इन चेन बिजनेस, वी आर द फूड चेन, वी आर द होटल चेन, वी आर द रेस्टोरेंट चेन एंड स्कूल चेन। और हम किसी साधारण आदमी को और आपको बोल रहे हैं यार चेन बना लो, अरे वो बोल रहे हैं अरे चेन कौन बनाए? चेन बनवाओगे, जोड़ोगे, लोगों को जुड़वाओगे, लोगों के साथ ऐसा करवाओगे,
तो आप देखो आजकल दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, जॉब अगर आप कर रहे हो तो 8 घंटा 300 दिन लगभग आप साल में नौकरी करते हो। ध्यान देना, 50-60 दिन छुट्टी रहती है, संडेज जोड़ लो उसमें, और फिर और कुछ छुट्टी जोड़ लो। 300 दिन 8 घंटा नौकरी करते हो। 40 दिन तक अगर नौकरी करोगे ना, इसका मैंने गुणा किया, 96,000 घंटे एक नॉर्मल आदमी 40 साल नौकरी करता है। 96,000 आवर ओनली। आप देखो 1 लाख भी पूरे नहीं हो रहे, 96,000 घंटे कुल। अब 96,000 घंटे कुल जब हम पूरी जिंदगी में काम करेंगे तो जिंदगी बेहतर कैसे होगी भाई साहब। इधर एग्जांपल देखो, मैकडोनाल्ड्स के 1 लाख आउटलेट हैं, एक आउटलेट पे 8 घंटा काम हो रहा है, और 8 लाख घंटे एक दिन में काम हो रहा है। एक दिन में सिंगल डे आपसे लगभग 8-10 गुना काम ज्यादा। अमीर कौन बनेगा, एक नौकरी करने वाला जो 40 साल में सिर्फ 96,000 घंटे काम कर रहा है, या वो जो कि एक दिन में 8 लाख घंटे काम करवा रहा है। साथियों, आपके सामने है सब कुछ, मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एक और बात बोली जाती है, हम लोग अपनी डिग्री पे बहुत गर्व करते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं सीए हूं, मैं एमबीए हूं, मैं ये हूं। आप बढ़िया है जो कुछ भी हो, लेकिन टाइम बराबर मनी को समझ लो। अगर आपके पास टाइम जीरो है तो आपकी डिग्री जो भी हो, मनी विल बी जीरो। डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। टाइम नहीं है तो डिग्री पीस ऑफ पेपर है सिर्फ। आपके पास एक डिग्री जो है वो एक पीस ऑफ पेपर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि टाइम एक्चुअली अगर एक मजदूर दे तब भी पैसे बनेंगे, एक बड़ा आदमी जो डिग्री होल्डर हो तब भी अगर दे तब भी पैसे बनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइम को मल्टीप्लाई अगर एक करना है तो एक ही बिजनेस मेरे को समझ में आता है, वो है शेप्स ऑफ बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे अग्रणी कंपनी, जिसमें कि आप आज का प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं। मैंने देखा क्या क्या चीजें इसमें मिलती हैं। मैंने देखा एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा टाइम, पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइफ टाइम पैसिव इनकम, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, लग्जरी इंटरनेशनल टूर्स, फेम एंड रिकॉग्निशन, लाइफ स्टाइल ऑफ योर चॉइस। ये सब कुछ मेरे पास है एक्चुअली। अभी ये जब मिलता था तो मैंने ले लिया, आया इस बिजनेस में बनाया। आजकल गर्व है मेरे को बोलते हुए, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या है इस बिजनेस की नींव, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्यों बनी ये चीजें। एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं साथियों, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। ये क्या है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी? थोड़े दिन पहले एक सर्वे किया गया और देखा गया दुनिया की जितनी चीजें भी बिकती हैं तो उनके बिकने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, टीवी एड, या क्या तरीका है उसके पीछे बिकने का? तो जब स्टडी से साफ निकल के आया तो वो क्या तरीका था? वो था स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सेलिंग एनी प्रोडक्ट, वो है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। और ये कब से चल रही है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी? एक कंपनी आई थी 1880 में विदेश में। उस कंपनी ने सबसे पहले कॉस्मेटिक बनाए थे, और वो कॉस्मेटिक का कोई ऐड नहीं किया था, किसी न्यूज़पेपर में नहीं डाला था, उसको कहीं नहीं दिया था 1880 में। सिर्फ उन्होंने एक तरीका अपनाया था, जो तरीके को हम लोग यूज करते हैं। वो प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं थी, लेकिन ये तरीका वहीं से इजाद हुआ था 80 से। वो क्या तरीका था? उन्होंने एक लेडी ने अगर एक लिपस्टिक ली और अपनी आंटी को जाके बोली कि एक लिपस्टिक है, ये मैंने लगाई है, आप भी यूज कर लो, तो वो आंटी इसलिए लिपस्टिक यूज नहीं करती कि वो सो एंड सो कंपनी की है। वो इसलिए यूज करती है साथियों क्योंकि उसकी जो सबसे नियर एंड डियर जो बच्ची है, उसने उसको प्रमोट किया है कि आप इसको यूज कर लो। हम दुनिया में कितनी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम कभी भी एडवर्टाइज से इन्फ्लुएंस नहीं होते, एडवर्टाइज से नोन होते हैं, जानते हैं चीजों को कि कुछ है, लेकिन इन्फ्लुएंस कहां से होते हैं? वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से। मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जो मैंने अभी खुद समझा है। वो क्या है? बड़ी बड़ी बजट की पिक्चरें आजकल देखो फेल हो रही हैं। ठग ऑफ हिंदुस्तान में एक नाम लेना चाहूंगा। ठग ऑफ हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन इतने बड़े आइडियल नेटवर्क मार्केटिंग, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतने बड़े व्यक्ति, और आमिर खान परफेक्शनिस्ट, जिसने कभी पिछले सालों में कभी फेल और फ्लॉप पिक्चर नहीं दी। दोनों बंदे जुड़ गए, इतनी उम्मीदें की गई, 100 करोड़ से ज्यादा पैसे लगा दिए गए बनाने में, लेकिन ठग ऑफ हिंदुस्तान तीसरे दिन औंधे मुंह गिर गई। कारण देखा गया, क्रिटिक्स ने जाके जब पिक्चर देखी तो क्रिटिक्स को वो मजा नहीं आया जो उम्मीदें अमिताभ बच्चन और आमिर खान से की गई थी। तो देयर इज अ क्रिटिक्स ने क्या बोला? बेकार है, बकवास है, देखने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे ये बात फैली, और जो लोग देख के आए उनसे पूछा, बॉस कैसी है पिक्चर? उसने बोला बकवास, बेकार है, जाने की जरूरत नहीं है। और अब मैं कुछ छोटी पिक्चरों के नाम ले रहा हूं। बधाई हो,
शुभ मंगल सावधान, टॉयलेट एक प्रेम कथा, 10-10 करोड़ रुपए की बजट की पिक्चरें और 125 करोड़, 90 करोड़, 120 करोड़ कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। एक गया कोई बधाई हो देखने, उसने बोला रॉक है यार, रॉकिंग रॉकिंग, इट्स रॉक यार, जाओ, रिकमेंडेड है, बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा। और ठग ऑफ हिंदुस्तान के बारे में क्या बोला मैंने देखा था, क्रिटिक्स ने बोला मत जाना, भूल के भी सो भी नहीं पाओगे थिएटर में, सोने भी नहीं देंगे, ऐसी पिक्चर है। तो ये बातें वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर डिपेंड करती हैं। साथियों, हमारा बिजनेस जो है वो बहुत ही बढ़िया मानकों पे चलता है, क्योंकि हम वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पे काम करते हैं। मैं आज पेस्ट करता हूं मेरी कंपनी का, और मैं वास्तव में उस पेस्ट से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हूं, मैं खुद अपने दिल की बात बता रहा हूं। मैं वो पेस्ट मेरा खत्म हो गया था, मैंने दोबारा से अपने बैग में से निकाला, एक और पेस्ट आधा पड़ा था, अभी वो कर रहा हूं उसको। अब दूसरे पेस्ट का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा। तो जब भी हम किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं और दूसरे को बोलते हैं, वो चीज कितना दूर तक जाएगी, कितना बिकेगी, कितना प्रमोट होगी, कितना चलेगी, आप इस बात को सोच ही नहीं सकते। दुनिया में इस बात के बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, फायदा क्या है? राइट ऑन चेक, अपना खुद का चेक लिख सकते हो। नौकरी में लिख सकते हो क्या? किसी भी जज को पूछो, किसी भी आईएएस को पूछो, इवन हमारे देश के पीएम को पूछो कि आप चाहो जितनी तनख्वाह ले लो इस महीना, नहीं ले सकते। लेकिन आप इस बिजनेस में राइट ऑन चेक, अपना खुद का चेक लिख सकते हो। सेफ जॉब है। दुनिया आजकल जॉब की चिंता कर रही है कोरोना में, हमारी नौकरी का क्या होगा, लेकिन हम कोई चिंता नहीं कर रहे, हमारी नौकरी बाकायदा बरकरार है भैया। दुनिया में एक ही इंडस्ट्री है सारी, मैंने देखा दुनिया की जितनी एयरलाइंस हैं, आजकल एयरलाइंसों को एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, एयरलाइंस ने सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि सारे जहाज जो दुनिया में बने हैं वो एयरपोर्टों पर खड़े होंगे। आज आप देखो, गूगल पर डालना, टाइप करना ये मीटिंग के बाद कि कैसे खड़े हो रहे हैं जहाज। जहाजों को खड़ा होने के लिए जगह नहीं है एयरपोर्ट पे। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक टाइम में सारे जहाज आके खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि जहाज उड़ने के लिए बने थे भाई साहब। 90% जहाज हमेशा हवा में रहते थे और 10% जहाजों की सिर्फ व्यवस्था एयरपोर्टों पे होती थी। लेकिन आज सारे 100% जहाज जब खड़े हैं एयरपोर्टों पे, तो क्या हो रहा है एयरलाइंस इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है, उनको आजकल जहाज को बनाया भी कैसे गया है, जहाज को स्टार्ट करना पड़ता है, रोज स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपने 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना स्टार्ट ना किया तो जहाज बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो इनको आपको अभी भी स्टाफ हायर करना पड़ रहा है, अभी भी उसकी ओवरऑलिंग हो रही है, अभी भी मेंटेनेंस हो रहा है, अभी भी चीजें चल रही हैं, जबकि वो उड़ नहीं रहा है, महीनों से खड़ा है, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। और इंडस्ट्री क्या कर रही है, कोई एक छोटी एयरलाइंस की भी अगर हम बात करें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 125-150 करोड़ उनको एक महीने में तनख्वाह बांटनी पड़ती है, जबकि आना कुछ नहीं है और जाना इतना ज्यादा है। कितने दिन तक सरवाइव कर जाएगी कोई भी इंडस्ट्री? और सबको अपनी जॉब की चिंता है, वो चाहे बड़े जॉब पे हो, छोटे जॉब पे हो, एक ही इंडस्ट्री है। दुनिया ये कोरोना के बाद फायर करेगी, दुनिया में फायर करेगी, और एक ही इंडस्ट्री है जो हाथ फैला के लोगों को हायर करेगी, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और सेप्स ऑफ बिजनेस। आ जाओ जितने हो। दुनिया ने जिसको तिरस्कार कर दिया, भगा दिया, उनका हम खुले हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सेफ है आपकी जॉब हमारे बिजनेस में, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से चालू हो जाती है, फ्रीडम ऑफ टाइम होता है, ओपन मार्केट है, आप हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे जा काम कर लो, वर्ल्ड में कहीं भी जाके काम कर लो। बिल्ड मोर रिलेशनशिप, आपके इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनते हैं पूरे हिंदुस्तान में। आपका एक खुद का घर नहीं होता। आज मुझे गर्व है ये बात बोलते हुए, मैं अजमेर में जाऊं, एक घर मेरे लिए खुला है जो मेरे जैसा घर होगा। मैं कहीं जयपुर में जाऊं, एक घर मेरे लिए खुला है, वो मेरे जैसा घर होगा। मैं कहीं आसाम में जाऊं, एक मेरे को कोई जानता भी नहीं, अगर वो सिर्फ मेरे को पहचानेगा देवेंद्र शर्मा, तो वो अपना घर खोलेगा मेरे लिए जैसा मेरा खुद का घर होगा। आज एक घर नहीं है देवेंद्र शर्मा का, आज हिंदुस्तान में इतने सारे घर हैं जहां पर मेरे को आदर, मान, सत्कार और जो सब सम्मान मिल सकता है। लेकिन जॉब वाले के लिए कितने घर खिले हैं पूरे हिंदुस्तान में? तो बिल्ड मोर रिलेशन, एक्सट्रीम रेस्पेक्ट मिलता है इस बिजनेस में, लाइक अ सेलिब्रिटी, लाइक अ सुपर मॉडल हीरो, और रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल है दोस्तों। और ये 5 चीजों की चिंता मत करना हमारे बिजनेस के लिए, ये दुनिया में सब जगह होती है। देखो, एक एज है जिसमें आप नौकरी लगा सकते हो, एक एज है जिसमें आप बाहर हो जाते हो। आईएएस का एग्जाम देने की एक लास्ट एज है, नौकरी में पुलिस का एग्जाम देने की एक लास्ट एज है, एक नौकरी में अप्लाई करने की एक लास्ट एज है। हमारे लिए कोई एज नहीं है, हमारे लिए कोई रिलीजन नहीं है, हमारे लिए कोई सेक्स, अब आप किस सेक्स से हो कोई लेना देना नहीं है। आप लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, कोई लेना देना नहीं कर सकते हो। कास्ट क्या है, कास्टिज्म में हम लोग विश्वास ही नहीं करते, कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन का कोई मायने नहीं है। ये 5 चीजों की नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं। ये पांचों की पांचों चीजें दुनिया में मैटर करती होंगी,
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में गर्व करता हूं, मेरी छाती चौड़ी होती है इस बात के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है, मेरा बिजनेस एक ऐसा व्यापार है, मेरी इंडस्ट्री, मेरी कंपनी एक ऐसी चीज है जो इन 5 चीजों की कभी चिंता नहीं करती। आप कुछ भी हो, आ जाओ, हम लोग आपका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। और मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं शेप शॉप में। हाईएस्ट पे आउट है, आपने 13 लाख रुपया पर वीक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहीं ढूंढ लो आप, 13 लाख रुपया पर वीक का कोई प्लान मिलेगा ही नहीं। 52 लाख रुपया महीना, 3,76,00,000 रुपया पर ईयर। आप सोचो, इतना बड़ा पैकेज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रेगुलर इनकम है आपकी, 20 ईयर का टैक रिकॉर्ड है कंपनी के पास। इतने सारे 148 प्रोडक्ट हैं हमारे पास, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट। आजकल आप देखो अखबारों में किस तरीके की बात आ रही है, सिक्किम सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देशों का स्वागत, छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट सेलिंग का ये पहुंच गया, गांव-गांव पहुंचा रोजगार, डायरेक्ट सेलिंग है समृद्धि का आधार, भारत का गजट पत्र बन रहा है, भारत की चीजें इतनी सारी हो रही हैं, सब कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है। बोला नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या, इतनी सारी चीजें बताई जा रही है। अब मैं क्या थोड़ा अपने को फिट करता हूँ व्यापार में, इसको बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। एक 100 रुपए का प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 35 में बनाती है, लेकिन आप ये जो व्यापार का चक्कर है ना, C&F डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, ये जो व्यापार करते हैं, मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ, 7% जनता जो है हिंदुस्तान में वो इस व्यापार में इन्वॉल्व है सिर्फ, और 93% जनता जो है वो आम साधारण नौकरी वगैरह कर रही है। अब गड़बड़ क्या है हिंदुस्तान में बड़ा आदमी बनने में, थोड़ी मेरी बात को समझना ध्यान से, कि अगर मैं एक M.Com पढ़ा हुआ लड़का हूं, गरीब माँ बाप का हूं, मेरे ऊपर अप्लाई करो, तो क्या मैं इस व्यापार में बिना पैसे, बिना स्किल, बिना मेरे पास कैपिटल हुए घुस सकता हूं क्या? घुस नहीं सकता। देखो एक और व्यापार का चक्र है, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी नहीं घुस सकता। क्या मैं चैनल बना सकता हूँ? क्या मैं शाहरुख की तरह, सचिन की तरह ऐड कर सकता हूँ? कोई मेरे को ऐश्वर्या की तरह लेगा? नहीं लेगा। क्या मैं ट्रांसपोर्टेशन में कोई जहाज अपना, कोई 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 कोरियर कंपनी, कोई कुछ बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या करूंगा? एक काम साधारण, क्या काम? मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, रिटेलर, ट्रांसपोर्ट कंपनी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाऊंगा अपना रिज्यूम लेके, और मेरे को कोई बोलेगा बेटा तेरी 30,000 रुपए में किस्मत बांध दी गई है, कल सुबह तू 9 बजे प्रेजेंट हो जाना। और बोला जाना कब है? बोला जाना नहीं है जब तक हम न बताएं। 4 काम करने पड़ते हैं नौकरी में, यस बॉस, थैंक यू बॉस, ओके बॉस, फाइन बॉस, और बाद में कुछ गलत हो गया तो सॉरी बॉस। ये 5 बातें रट लो, आपकी नौकरी बहुत बढ़िया चलेगी, इसके अलावा कुछ बोलना नहीं। तो ये है। अभी क्या है, मेरे जैसा साधारण आदमी जब नौकरी में घुस नहीं पा रहा था, तो 1959 में 2 दोस्तों ने सोचा व्यापार के चक्र को थोड़ा चेंज किया जाए, बिचौलियों को हटाया जाए, और कुछ ऐसा मॉड्यूल लाया जाए जिस मॉड्यूल में ना एडवर्टाइजिंग की जरूरत हो, ना मोर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो, ना C&F डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत हो। क्या हो? एक कंज्यूमर हो जो कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, और वही प्रोज्यूमर हो, वही जाके आगे प्रमोट करे, यानी प्रमोट करे, बेचे, बताए, समझाए, और वो अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करे। और जो 65% हिस्सा है, हम उनमें जो कंज्यूमर हैं, जो बाद में प्रोज्यूमर बनेंगे, उनमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यही जो कमीशन का हिस्सा है, यही जो पे आउट है, ये जो पैसा है, इसको हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये कौन सा गलत काम है? ये कौन सा खराब काम है? ये कौन सी खराब चीज है? आप देखो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, जहां से भी आप सामान खरीदते हो, हम बड़ा खुश होते हैं हमने अमेजोन से सामान खरीदा। गड़बड़, गलत। अमेजोन से सामान नहीं खरीदा। अमेजोन के पास एक कैंची भी खुद की नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप गूगल पे टाइप कर लो ना, अमेजोन के पास एक छोटी कैंची भी खुद की नहीं है। अमेजोन क्या करता है? अमेजोन एक पोर्टल है, एक बड़ा नेटवर्क है, जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का, बहुत सारे रिटेलर्स का नेटवर्क है। वहां पर जाकर आप अगर अमेजोन से चप्पल मंगाते हो, तो माफ करना मेरे को, वो चप्पल मुजफ्फरनगर के किसी चप्पल बनाने वाले के घर से आपके पास आई हैं, ना कि अमेजोन से आई हैं। लेकिन हम लोग खुश हो रहे हैं, मैंने परचेजिंग किया है अमेजोन से। अरे अमेजोन एक पोर्टल है, वहां पर जाके सिर्फ आपने लॉग इन किया है, और जाने आप कस्टमर का एक बेस है, वो वहां पर जाके आप कनेक्टेड हो, और इसलिए आप अमेजोन को सोच रहे हो। यानी क्या है? यानी वही है कि आप जब खरीद रहे हो, उसके बाद आपका काम, हिसाब किताब खत्म। आपने सामान खरीदा, पैसे दिए, हमारी तुम्हारी राम राम। लेकिन हमारे बिजनेस में एक बार आप सामान जब लेते हो, महीने का सामान जब आप लेते हो, हमारे यहाँ लॉयल्टी रखते हो, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट यूज करते हो, धीरे धीरे आपका नेटवर्क क्रिएट होता है, और आप खुद अमेजोन बन जाते हो। आप खुद जैसे अमेजोन बन जाते हो। और एक मैं जरूर कहानी आपको सुनाऊंगा, द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, बताने के लिए। ये पावर दुनिया की बड़ी पावर है।
एक राजा ने एक चेस बनाने वाले को एक दिन अचानक से बुलाया, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो उसने बोला यार चेस से मेरे को बड़ा मजा आया, आप मेरे से कुछ मांगो, क्या मांगना चाहते हो। राजा था, कुछ भी दे सकता था। तो इस आदमी ने, जो बड़ा स्मार्ट था चेस बनाने वाला, इसने क्या बोला, ध्यान से देखो। इसने बोला मालिक कुछ मत करो, पहले चेस बोर्ड के दाने पर एक चावल का दाना रख दो, दूसरे पे दूसरा, और फिर इसको डबल 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 करके, मालिक साहब 64 खाने होते हैं सिर्फ चेस बोर्ड में, वो 64 खाने चावलों से डबल करके भर दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए था। तो राजा ने बोला इतनी छोटी सी चीज क्या मांग लिया यार तूने। बोला जाओ, इसकी जो मांग है, इसकी जो इच्छा है पूरी कर दी जाए। सेनापति को आदेश दिया और राजा चला गया। अभी आप देखो, आप इस कम समझो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, और आप कहाँ हो और क्यों करते हो और क्यों परेशान होते हो। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप देखो 8 खानों में शुरुआत में 128 आ रहा है टोटल चावल के दाने, और वही 16वें खाने पे 32,768 है, और वही 24वें खाने में 8,80,00,000 चावल के दाने हैं वो। और फिर पढ़ना बंद हो जाएगा, 2G 59G, ये छोड़ो, ये पढ़ नहीं पाओगे आप। ये सब ऐसे क्या है ना, वो मैथमेटिक्स के तरीके निकाल के लिख रखा है। फिर इसको देसी भाषा में समझो क्या है। हम परेशान कब होते हैं, हम थकते कब हैं, कब मायूस होते हैं, जब हम 8वें खाने तक नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। क्योंकि शुरुआत में डुप्लीकेशन ना बड़ा धीमे होता है भाई साहब, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, बड़ा मुश्किल, थोड़ा सा टाइम लगता है, सीखते हैं। और यहीं पर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं और पेशेंस नहीं रख पाते हैं। फिर 8वें खाने के बाद 16वां खाना जब तक आता है, जिंदगी थोड़ी सी हमारी जैसी बढ़िया अच्छी कारवार आ गई, थोड़ा अच्छा हो गया, बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। फिर इसका मैजिक कब दिखता है, 8 मिलियन, 2G, 549G, यहाँ पर जाके दिखता है। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, नीचे एक संख्या लिखी है 18, 440, 744, 073, 709, 561। जरा इसको मिला के पढ़ना, कोई पढ़ पाए तो। पढ़ नहीं सकते, छोड़ो, समय खराब मत करो। ये ग्रेन्स ऑफ राइस है, जो लास्ट में 9E का मतलब है ये पढ़ के दिखाओ, कोई नहीं पढ़ पाएगा। फिर इसको तौल लिया गया, तो तोला कैसे गया, 50,000 दाने अगर मिला दिए जाए चावल के तो वो 1 किलो चावल बनते हैं। तो ऐसे करके जब सेटिंग की गई तो क्या 461 बिलियन मेट्रिक टन, यानी इसको डॉलर्स में जब रुपीस निकाले गए 300 ट्रिलियन रुपीस। ये कितने हैं बताऊं, ये इतने हैं कि वर्ल्ड की 24 देशों की टोटल जीडीपी से ज्यादा हैं। वर्ल्ड के बड़े 24 देशों की टोटल जीडीपी से ज्यादा। आप समझ पा रहे हैं द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको कि आइंस्टीन ने बोला। आइंस्टीन को दिखा देता हूं, इन्होंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इतने बड़े वैज्ञानिक ने बोला कि जब गुणात्मक शक्ति की हम बात करते हैं, ये दुनिया की वो शक्ति है जिसको आप सोच ही नहीं सकते दुनिया में। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का जो यूज होता है वो एक ही प्लेटफॉर्म है, मेरी छाती चौड़ी होती है उस बात के लिए, वो है ओनली सेपसॉप और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये प्लेटफॉर्म कहीं आपको नहीं दिखेगा। 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर पर जो काम होता है वो हम करते हैं। 2 की पावर समझते हो, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। लेकिन कहां नौकरी में क्या होता है, 1 की पावर इनफाइनाइट बराबर 1, 1 की पावर 9 बराबर 1, क्योंकि नौकरी तो अकेला करता है आदमी। तो ये है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं एक और एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूं आपको। मैंने किसी काम को करने के 30 लाख रुपए दिए और एक दूसरा ऑप्शन दिया कि आप 1 रुपए को डबल करते हुए 31 दिन में ले लो। लेकिन अभी आप होशियार हो गए हो पहले वाले एग्जांपल से, आप सब बोलोगे मेरे को डबल करते हुए दे दो। लेकिन ये जो आदमी है इसने क्या चूज किया, 30 लाख रुपए चूज किए। देखो 5वें दिन 16 रुपए मिले, उसके पास 30 लाख है दूसरे के, और 20वें दिन 5,243 है, 27वें दिन 29वें दिन 27 लाख है, सिर्फ 27 लाख। 29वें दिन तक बराबरी नहीं हो रही 30 लाख रुपए की। लेकिन अगले ही 2 दिनों में आप देखो 1,07,00,000 एक तरफ, दूसरी तरफ से 30 लाख, यानी 2 दिनों का डुप्लीकेशन उसकी पूरी 3 गुना से ज्यादा निकल जाता है। ये साथियों जो पावर है, इस पावर को अगर आप समझ गए, इस बिजनेस को कभी भूल नहीं पाओ। अच्छा, एक और बात हमने सोची है, कहां पर हम परेशान होते हैं, जैसे ही जोड़ने का नाम आया घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, परेशान, अरे जोड़ना पड़ेगा, अरे लोगों को लाना पड़ेगा, अरे ये जोड़ने का काम है। अरे जोड़ना दुनिया का पॉजिटिव वर्ड है भाई साहब, नेगेटिव वर्ड तोड़ना है। उसको तो समझो, आप तोड़ नहीं रहे हम,
दुनिया में सब जगह कुछ ना कुछ तोड़ा जा रहा है। हमारा देश जो था अखंड भारत, आज से कुछ साल पहले उसके 5-6 हिस्से हो गए, देश को तोड़ दिया गया, छोटे छोटे देश बन गए। अब देखो तोड़ा तोड़ा तो क्या नुकसान हुआ, फायदा हुआ? नुकसान हुआ। पहले क्या था, एक वैद्य जो होता था नब्ज देख के पूरे शरीर की परेशानियां बता देता था, दवाई देता था, आदमी सही हो जाता था। अभी आजकल क्या हो रहा है, वैद्यों के नाम पे सब तोड़ दिया गया। बोला ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये किडनी स्पेशलिस्ट है, ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ये डेंटिस्ट हैं, ये हैं, ये हैं। इतने सारे डॉक्टर बन गए। आप सोचो, एक वैद्य की जगह इतने सारे डॉक्टर, टूट टूट के। थोड़े दिन बाद मैं सोच रहा हूँ एक राइट आई स्पेशलिस्ट अलग होगा, लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट अलग होगा, फिर राइट किडनी स्पेशलिस्ट अलग, लेफ्ट किडनी स्पेशलिस्ट अलग। क्योंकि क्या हो रहा है, तोड़ते 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 परिवारों को। आप देखो, थोड़े 20-30 साल पहले मैंने देखा था 3 भाइयों की फैमिलियां कम से कम सारे मिला के 27-28 एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही चूल्हे पे खाना बन रहा है, एक ही सब जगह सब कुछ हो रहा है। टूटते 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 आजकल तो अचरज है, अगर पति पत्नी भी साथ में मिलकर रात को साथ डिनर कर ले तो अचरज की बात है भाई साहब। जोड़ना जो वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है, मैं आप सबको बता रहा हूँ। जोड़ना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि हम इतनी जगह टूटे हैं। हम पे 1000 साल लोगों ने राज किया है। एक ही देश है पूरी दुनिया में जो इतना लंबा गुलाम रहा है। आप इतिहास पढ़ लो पूरी दुनिया का। क्यों? क्योंकि हम लोग टूटने की राजनीति हमारे पास हुई है। लेकिन मेरे को गर्व है एक काम पर, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहां पर तोड़ा नहीं जाता कास्टिज्म के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उम्र के नाम पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। जोड़ने के व्यवसाय में हो आप, दुनिया जोड़ रही है, आप भी जोड़ने के व्यवसाय में आ जाओ। अभी आप देखो, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये इन्होंने गाइडलाइन बना दी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और अभी कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। विद्यालयों में जल्दी शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। स्वरोजगार का बड़ा साधन बनेगी नेटवर्किंग। मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, एक्चुअली मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। अब देखो, 8वीं पास सिपाही चाहिए, लेकिन दौड़ रहे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA। यही होगा। क्या होगा? क्या होगा जब नौकरी की मानसिकता रहेगी? अब मैंने 4 चीजें समझी हैं। जहां कोई किसी को आदेश दे रहा हो वहां नौकरी हो रही होगी। जहां कोई किसी का साथ दे रहा हो वहां क्या हो रहा होगा? व्यापार हो रहा हो। खुद का निर्णय जब आप खुद कर रहे हो, व्यापार हो रहा होगा। और जहां पर आपके पैसा आपके लिए काम कर रहे होंगे वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। और जहां सब लोग मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हो वहां नेटवर्किंग हो रही होगी, सहयोग हो रहा होगा, और ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये काम हो रहा है। ये सारी चीजें हमको मिलती हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम करने का अवसर मिलता है। मेरे को खुशी है, सीना चौड़ के सीना फूल के चौड़ा हो जाता है कि आज पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे रिलेशन है, पूरे हिंदुस्तान भर में हमें लोग पहचानते हैं, हिंदुस्तान भर में हमारा नेटवर्क है। हर जगह हमारे लोग आंखें बिछा के आज हमारा इंतजार करते हैं। ट्रेन में अगर मैं चढ़ जाऊं तो रात को 2:30 बजे लोग माला लेके इंतजार करते हैं। 4 बजे ट्रेन सर्दियों में कहीं जाके रुकती है, लोग इतने सारे भीड़ में आके दिल से इंतजार करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। ये जो लाइफ है हमने कभी जीवन में सोची नहीं थी साथियों। और पैसे की बात करी जाए तो पैसे धुआंधार आ रहे हैं। आप देखो 2 लाख रुपए पर वीक, और मेरे को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं। तो मैं भी उनका एक साथी हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं, 7-7 लाख रुपए आ रहे हैं। टूर एंड ट्रिप्स हम लोग घूम रहे हैं। देखो 17 विदेश यात्रा करने का मौका मिल गया। 2007 में थाईलैंड, 8 में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE, दुबई, फिर दोबारा दुबई, फिर सिंगापुर क्रूज पर, फिर मलेशिया में मैडम के साथ, फिर फ्रांस, पेरिस, स्विट्जरलैंड, फिर UAE, दुबई, थाईलैंड, रसिया, थाईलैंड, स्पेन, थाईलैंड, फ्रांस, मॉस्को, इंग्लैंड। अभी इंग्लैंड जाने वाले थे हम, अभी फ्रांस, दोबारा स्विट्जरलैंड जाने वाले थे। तो ये सब इतना बढ़िया टाइम, इतना बढ़िया जीवन, और लोगों को घुमा रहे हैं, लोगों के सपने पूरे करवा रहे हैं। 100-100 लोगों को लेके जा रहे हैं, विदेश घुमा रहे हैं। एक एक आदमी की फीलिंग जब हम पूछते हैं, यार कैसा लगा, हाउ डू यू फील, तो लोग बोलते हैं मजा आ गया सर, जिंदगी बन गई, खानदान का इतिहास लिख गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स मतलब ना, इनकी कोई कीमत नहीं है भाई साहब। जब आपकी वजह से एक आंखों में अगर खुशी होती है, मैंने समझा है ज्ञान और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और मेरे को गर्व है कि मैं एक ऐसे व्यापार का हिस्सा हूं जिसमें मैं डेली ज्ञान बांट रहा हूं और डेली खुशियां बांट रहा हूं। तो डेली ज्ञान और खुशियां हम लोग बांट रहे हैं। जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत ही बढ़िया सब कुछ हो रहा है, जिंदगी बदल रही है। आपने इन सब लोगों से इतने दिन में मुलाकात की है। मैं सिर्फ एक बार आपको 2 मिनट में रिमाइंडर दे रहा हूँ। ये देखो जिंदगियां क्यों बदल रही हैं, क्योंकि इतने सारे फायदे जो मैंने आपको बताए ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन, डुप्लीकेशन,
ये जो वर्ड ऑफ माउथ, इस वजह से ये आम साधारण लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। रामकिशन जी आज इस तरीके से 10 साल में, जयपाल जी इस तरीके से अपनी जिंदगी बना ली, जुगल किशोर ओझा, शहजाद हुसैन, आप सब लोगों के बारे में जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पवन जी, रामकिशन जी, योगेश जी, ये सारे के सारे लोगों ने अपनी जिंदगियों में इतना बड़ा मुकाम बना लिया। आप देखो कि लोग क्या है ना, क्या थे और क्या बन गए। तो मैं अब आपसे बस कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को, और एक उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बिजनेस में सिल्वर बन जाइए जल्दी से जल्दी। अगर आप सिल्वर नहीं है, टारगेट बनाइए और 10,000 बीवी का बिजनेस करिए, सिल्वर बनिए। गोल्ड 50,000 बीवी का बिजनेस करिए, जल्दी से बन जाइए। पर्ल, टोपाज, एमराल्ड्स, रूबी एंड डायमंड। ये क्यों स्टेप्स बनाए गए हैं, इनका साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट है। जब हम कोई भी यात्रा चालू करते हैं तो मील के पत्थर होते हैं, मील के पत्थर को देखते ही हमको क्या होता है, ढांढस बन जाता है कि बस 70 किलोमीटर लखनऊ और है, बस 60 किलोमीटर और, बस 50 किलोमीटर और, बस 40 किलोमीटर और। तो जैसे ही इन 7 मील के पत्थरों को आप पार करते हो, यू विल बी डायमंड डेफिनेटली। और डायमंड बनने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक लीजेंड बन जाते हो, एक बहुत बड़े मुकाम पे आ जाते हो, और आपके लिए दुनिया और ये सब चीजें आसान हो जाती हैं। मैं अपनी बात को बस खत्म करना चाहूंगा। मैं क्या हूं, मैं एक्चुअली बताता हूं। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौ सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताजमहल बनाता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। सुपर सर, सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुपर।